और ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। जी हां, बात कर रहे हैं उड़ी से आ रही बड़ी खबर की, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक उड़ी में आज सुबह घुसपैठ की एक कोशिश, दरअंदाजी की एक कोशिश की गई थी और सतर्क सैन्य कर्मियों ने आतंकियों को मार भगाया। घुसपैठियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। तो उड़ी से इस वक्त की ये अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश है, उड़ी में दरअंदाजी की कोशिश, उसको नाकाम किया गया। गोहालन उड़ी से खबरों के मुताबिक आज सुबह दरअंदाजी की ये कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम किया गया। पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की ये कोशिश की गई थी। चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान ने एक क्वाडकॉप्टर से सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन फौजी जवानों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। तो बेहद अहम खबर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये दरअंदाजी की कोशिश की गई। उड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान ने एक क्वाडकॉप्टर से सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की। फौजी जवानों ने उस पर भी फायरिंग की, उसको भी मार भगाया। तो उड़ी में दरअंदाजी की, इन्फिल्ट्रेशन की ये कोशिश नाकाम की गई। गोहालन उड़ी से ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे अहम खबर यही है कि इस कोशिश को, दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। घुसपैठ की इस कोशिश को हमारे चौकस जवानों ने नाकाम कर दिया। चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर ये गोलियां चलाई और पाकिस्तान ने एक क्वाडकॉप्टर से सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की। फौजी जवानों ने उस पर भी फायरिंग की, उसे भी मार भगाया। आपको बताएं कि रात को सरहद पर गश्त कर रहे एक फौजी पर फायरिंग की गई। सरहदी इलाका उड़ी शहर से 9 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। इसी बीच मकबूजा कश्मीर से एक क्वाडकॉप्टर आता दिखाई दिया। फौजियों ने उस पर फायरिंग की, उसको भी वापस भगा दिया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन की ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। रात को सरहद पर गश्त कर रहे एक फौजी पर यह फायरिंग की गई। इस सरहदी इलाका उड़ी शहर से 9 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। पाकिस्तान से की गई दरअंदाजी, घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया गया। क्वाडकॉप्टर को भी फौजियों ने उस पर फायरिंग की, उसको वापस भगाया गया। सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। ये इलाका बेहद हसास माना जाता है। खासतौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ दरअंदाजी की इस तरह की कोशिशें जो हैं वो की जाती रही हैं। सुरक्षा बलों ने लगातार इस तरह की कोशिशों को नाकाम किया है। बेहद सतर्क हैं यहाँ पर हमारे सैनिक और उसी जाबाजी से यहाँ पर दरअंदाजी, घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन की इस कोशिश को नाकाम किया गया। इस पर तफसीलात लेने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग सुबह की तस्वीरें हैं, जहां चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को उड़ी में नाकाम किया। ये जो सरहदी इलाका है उड़ी शहर से 9 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। तो लगातार ये तस्वीरें, बेहद अहम खबर उड़ी से।
जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। ग्वाहालन उड़ी में घुसपैठ की ये कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम किया गया। रात में सरहद पर गश्त कर रहे एक फौजी पर फायरिंग की गई और उसी के बाद हमारे चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये जो इलाका है, आपको बताएं कि सरहदी इलाका है, उड़ी शहर से 9 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है और यहाँ पर ही पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की ये कोशिश की गई, जिसे नाकाम किया गया। क्वाडकॉप्टर से भी यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की गई, सर्विलांस नजर रखने की कोशिश की गई, जिसे हमारे सतर्क फौजियों ने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद उसको वापस भगाया गया। अभी की इत्तला है कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस बीच तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर राजौरी से है, जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए हैं। दरअसल वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। तो एक और अहम खबर राजौरी से, जहां पर पटाखों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह हुक्म जारी किया है और जिस तरह से अभी वहां पर सुरक्षा को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है, उसी को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। तो बेहद अहम खबर राजौरी से। राजौरी के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राजौरी में पटाखे चलाने और पटाखे बेचने पर पूरी तरह से बैन है। शादी ब्याह का सीजन इस वक्त राजौरी में चल रहा है। जगह जगह पर शादियां हो रही हैं और शादियों में पुलिस को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको लेकर पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा था और मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर जो है वो राजौरी जिला में लागू किया है। 5 मई से राजौरी में हालात काफ़ी नाजुक हैं। पूरी तरह से राजौरी जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 5 मई को आतंकियों द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था। उसके बाद जगह जगह पर सर्च चल रही है और सर्च के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला जो लिया गया है, इसका लोगों ने भी खैर मकदम किया है। अब किसी भी शादी में पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही किसी दुकानदार को पटाखे बेचने की इजाज़त होगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे उस बड़ी खबर का, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। उड़ी से बड़ी खबर, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, आपसे तमाम जो खबर है इसकी डिटेल्स चाहेंगे और इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है। जी हिना, जैसा आपने बताया कि ये काफी अहम खबर है। काफी दिनों के बाद हमें देखने को मिला है कि उड़ी के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश की गई है और हमारी फौज ने उसको नाकाम भी बना दिया है। मैं आपको इसकी जरा तफसीलात में जाऊंगा। ये दरअंदाजी की कोशिश आज दौरान शब की गई थी, जब एक सेंट्री अपनी पोस्ट पे पेट्रोलिंग कर रहा था और अचानक उस पर फायर आया और कहा जा रहा है कि वो मामूली तौर पर जख्मी भी हुआ है। जवाबी फायरिंग में जो है, जहां से जवाबी फायरिंग भी की गई उस मकाम पर जहां से फायर आ रहा था। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि एक ड्रोन भी वहां पे देखा गया। फायरिंग के फौरन बाद एक बड़ा सा ड्रोन भी वहां पे देखा गया और उसका अभी पता लगाया जा रहा है। ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, तलाशी कार्रवाई जारी है और फौज की तरफ से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया उनकी फायरिंग से जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, जो मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, आया वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। और इस इलाके में मजीद फौज की कुमक भी पहुंच गई है।
पूरा इलाके को फौज ने घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी है और जख्मी सिपाही का जहां तक ताल्लुक है, मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं सिपाही और उसको फौजी अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए पहुंचा दिया गया है। जी हिना। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का मौसम हम लगातार देख रहे हैं, मौसम बहुत अहम रोल यहाँ पर करता है कि किस तरह से इस मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की ये कोशिशें की जाती हैं और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के इलाकों में जो चौकसी है वो मजीद बढ़ा दी गई है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी ना, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये ताक में रहते हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वहां से ताक में रहते हैं कि कहां से उनको गैप मिले और कब वो इस पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में आ जाएं, वो दहशतगर्दाना कार्रवाई यहां पे अंजाम दें। लेकिन जहां तक आपने कहा कि फौज हमारी जो है बिल्कुल चप्पे चप्पे पे है और किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बर्फबारी के दौरान जब बर्फ होती है सर्दियों में, तो उस दौरान इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम माइनस हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि इस बार ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, पहाड़ों पे भी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई और जो आज जो भी बर्फ मामूली बर्फ भी अगर वहां पे थी तो वो पिघल गई है और इनके लिए रास्ता हमवार हो गया था यहां आने के लिए। लेकिन फौज का एक अहम रोल बनता है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत पे मामूर हैं, उनका अहम रोल बनता है। उन्होंने कई इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हैं अभी तक नाकाम की हैं और आज इसी नतीजे में जो है सतर्कता उनकी इतनी थी कि इस इन्फिल्ट्रेशन बिड को उन्होंने नाकाम कर दिया। जी हिना। सज्जाद, आपसे तफसीलात चाहेंगे, किस इलाके में एग्जैक्टली ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी और अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? ना इस इलाके का नाम गवाहालन है। मैं उस गांव में गया हूं और लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा वहां से। उस गांव के ऊपर से बिल्कुल पहाड़ पे वाक़ा है, पहाड़ी इलाका है। तो यहां पे कई बार कोशिश की गई है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन फौज ने उसको नाकाम बना दिया। और यह भी मैं आपको बता दूं कि सीज फायर जो इस इलाके से होता है, इस इलाके में काफी तबाही मची गई है, जो पिछले सालों में सीज फायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान। और तो इस इलाके में काफी घरों को नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान। खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त की एक और अहम खबर से आपको बाखबर करें। रूबिया सईद अपहरण और आईएएफ कर्मियों की हत्या के मामले के ताल्लुक से ये बेहद अहम खबर, जहां जम्मू की विशेष टाडा अदालत में आज सुनवाई होना है। यासीन मलिक मुख्य आरोपी है, तो बेहद अहम ये खबर। रूबिया सईद अपहरण और आईएएफ कर्मियों की हत्या के मामले के ताल्लुक से जहां जम्मू की स्पेशल टाडा कोर्ट में आज सुनवाई होना है। कल भी लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई थी, लेकिन कल ये सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई थी। तो बेहद अहम इस वक्त की ये खबर, रूबिया सईद किडनैपिंग और आईएएफ कर्मियों की हत्या के ताल्लुक से, जहां जम्मू की
टाडा कोर्ट में सुनवाई होना है। तो बेहद अहम खबर, यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। बेहद अहम ये मामला रहा है, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। रूबिया सईद अपहरण और आईएएफ कर्मियों की हत्या का मामला, जहां जम्मू की विशेष टाडा कोर्ट में आज सुनवाई होना है। कल भी ये सुनवाई होना थी, लेकिन कल ये टल गई थी क्योंकि यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, इस बेहद अहम खबर पर आज की आपसे अपडेट चाहेंगे। देखें हिना, आज वो जो सुनवाई होनी है वो दोनों केसेस की होनी है। रूबिया सईद वाला किडनैपिंग का जो मामला है उसकी भी सुनवाई आज होगी और इंडियन एयरफोर्स किलिंग का जो मामला है उसकी भी आज सुनवाई होगी। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि रूबिया सईद वाला मामला जो है वो उसकी सुनवाई कल होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर यासीन मलिक इसमें जुड़ नहीं पाया वर्चुअल मोड से, क्योंकि यासीन मलिक जैसा कि आपको पता है कि वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। एक मनी लॉन्ड्रिंग की टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है वो, और वो वर्चुअली इस सुनवाई में हिस्सा लेता है। कल वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाया। और कल हमने जब यहाँ सीबीआई के काउंसिल से बात की थी तो उनका कहना था कि एक जो विटनेस है उसको लाया गया था, वो अपना बयान दर्ज करने वाला था, लेकिन चूंकि सुनवाई हुई नहीं इसलिए वो कल अपना बयान दर्ज नहीं कर पाया। आज वो रूबिया सईद वाले मामले में एक विटनेस अपना बयान दर्ज करेगा और साथ ही जो किडनैपिंग वाला मामला, जो इंडियन एयरफोर्स किलिंग वाला मामला है उसमें दो विटनेसेस के आज मौजूद होने की ऐसी मानी जा रही है कि वो मौजूद हो सकते हैं और उनको वो अपने बयान दर्ज करेंगे। अब से कुछ देर बाद ही ये टाडा की जो खुसूसी अदालत है उसकी कार्रवाई शुरू होगी और इन दोनों मामलों की आज सुनवाई होगी और उसके बाद ये देखना होगा कि कोर्ट आज किस तरह की डायरेक्शंस पास करता है इन दोनों मामलों में। जी है ना मनोज जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा है। रूबिया सईद अपहरण मामले की बात करें और इसमें कई अहम चीजें भी अब तक की कार्रवाई में निकलकर सामने आई हैं, इस पर भी आपसे डिटेल चाहेंगे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। देखिए, रूबिया सईद किडनैपिंग मामला जो है ये 1989 का मामला है, जब रूबिया सईद ट्रेनिंग कर रही थी एमबीबीएस की। तो उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से ललदेत हॉस्पिटल जो श्रीनगर का है वहां से निकल रही थी और घर जा रही थी नौगाम जो आउटस्कर्ट्स में है श्रीनगर के, वहां जा रही थी तो उनका अगवा किया गया था। उसके बाद ये डिमांड की गई थी कि कुछ मिलिटेंट जो है उन्हें रिहा किया जाए और उस वक्त उनके जो वालिद है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो होम मिनिस्टर थे इंडियन गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में। तो जब ये मामला सामने आया तो लगभग 7 दिन की कस्टडी के बाद उसको रिहा किया गया और उसके बदले में 3 से 4 मिलिटेंट जो है उनको रिहा कर दिया गया। और जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट में रूबिया सईद ने जुलाई 2022 में जब वो कोर्ट में पेश हुई तो उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि यासीन मलिक उस ग्रुप में शामिल था, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो सिर्फ यासीन मलिक को पहचानती हैं और वो उस ग्रुप में शामिल था जिसने उनका अगवा किया था। उसके बाद से लगातार ये इस केस की सुनवाई हो रही है स्पेशल टाडा कोर्ट में। और यासीन मलिक ने पहले एक गुहार भी लगाई थी, एक एप्लीकेशन भी डाली थी। उसने ये कहा था कि उसको प्रेजेंटली फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत दी जाए कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए जो सीबीआई ने ये कहा था कि अगर यासीन मलिक को इसमें कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो उस सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, इसलिए उसको वर्चुअल मोड से ही इसमें प्रेजेंट होने की इजाजत दी जाए। और तब से लेकर आज तक जो दोनों मामले हैं उसमें यासीन मलिक वर्चुअल मोड से ही इस सुनवाई में प्रेजेंट होता है। और हमने देखा कल भी कोशिश की गई थी उसको जोड़ने की, जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो जुड़ नहीं पाया, इसलिए उस केस की समाअत जो है वो आज के लिए रखी गई है। जबकि इंडियन एयरफोर्स का किलिंग वाला जो मामला है उसका पहले ही आज की तारीख तय की गई थी और आज दोनों इन केसों की जो है सुनवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मामले पर तफसीलात देने के लिए। लगातार इस अहम खबर से जुड़ी तमाम तर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक और अहम खबर G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों के ताल्लुक से, जहां मुख्तलिफ सेक्टर से जुड़े लोगों में खुशी देखी जा रही है। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि चाहे व्यापार से जुड़े लोग हों, पर्यटन से जुड़े लोग हों, इन सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। इनका यही मानना है कि सम्मेलन से जम्मू कश्मीर में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सबसे अहम ये कि यहाँ के नौजवानों को
रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे। तो G20 समिट जिस पर लगातार नजर बनी हुई है और चूंकि पहली बार इस तरह का एक बड़ा आयोजन यहाँ पर कश्मीर में किया जा रहा है, खासतौर पर यहाँ के युवाओं में इसको लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए न सिर्फ यहाँ पर रोजगार के बेहतर मौके खुलेंगे बल्कि जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है उसके लिए भी यहाँ पर नए जो स्टार्टअप के लिए लोग हैं उनके चेहरों पर भी खुशी लगातार दिखाई दे रही। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट। समीर, ब्रेकिंग एट 10 में इस बेहद अहम खबर पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं G20 एक ऐसा मौका है जब खास तौर पर जम्मू कश्मीर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों में बेहद उम्मीदें देखी जा रही हैं। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पर वो नौजवान जो कि रोजगार के बेहतर मौके चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनमें ये उम्मीद जगी है कि कम से कम अब उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकता है। क्या कुछ है, आप इस पर एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए हिना, आपने सही कहा। और ये जो G20 की जो समिट हो रही है टूरिज्म के हवाले से जम्मू श्रीनगर में हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में होगा और इसका एक पॉजिटिव पॉजिटिव असर है वो पूरे जम्मू कश्मीर में होगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से, इसी तरह से जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं टूरिज्म सेक्टर में, वहां उनको प्रमोट करने के लिए इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती है। देखिए तकरीबन 100 प्रमुख लोग यहाँ पे आ रहे हैं, श्रीनगर में आ रहे हैं। वो जब श्रीनगर पहुंचेंगे, जगह जगह पे जाएंगे, उनको वो मुलाकात करेंगे लोगों से। और जम्मू से भी जो ट्रेड और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो ट्रेड और टूरिज्म बॉडीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी श्रीनगर जाएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगी। तो जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन करने का, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, टूरिज्म प्रमोशन करने के लिए जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो ये G20 की समिट है ये एक डोर विंडो एक बनेगा, एक वहां से दरवाजा खुलेगा और वहां से फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम आगे देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग यहाँ इस समिट में G20 की समिट में आएंगे वो कुछ अपने देशों में जाएंगे तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े कैपिटलिस्ट्स हैं, उनको वो समझाने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो आपके लिए बड़े इंसेंटिव्स लेकर आई है। आपको जो खतरा लग रहा है कि वहां पे पीस नहीं है, वहां पे अमन और शांति का माहौल है, और वहां पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी वहां पे अवेलेबल है, इंसेंटिव्स भी आपको मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो आगे चलकर जम्मू कश्मीर का भी रुख कर सकता है। यह अपनी जगह सही बात है कि जम्मू कश्मीर में नामासाहिब हालात की वजह से सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो टूरिज्म को लगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लगा। यहाँ पे जो कैपिटलिज्म या जो कैपिटल आना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट होनी थी, कंपनीज खुलनी चाहिए थी, लोगों को जो यंगस्टर्स हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल सकी थी। लेकिन पिछले अगर हम 4-5 साल की बात करें तो सरकार की कोशिश बहुत हद तक ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ टूरिज्म प्रमोशन हो, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह हम कह रहे हैं कि बहुत सारा चीजें अभी करनी बाकी है। G20 समिट में जब लोग यहाँ पे आएंगे, तकरीबन 100 ऑफिशियल जो बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे पहुंचेंगे, श्रीनगर पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगता है और उम्मीद करनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज का जो दरवाजा है वो खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। देखिए अगर कोई फैक्ट्री खोलता है तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रेवेन्यू में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, जिससे कि लोगों की लाइफस्टाइल, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई स्किल्ड यूथ है वो अभी क्या कर रहा है, वो मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बाकी जगहों पे जा रहा है, क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। सरकारी सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो अब बहुत कम रह गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं है, इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन जब
ऐसे समिट्स होती हैं, ऐसे लेवल पे एफर्ट्स होते हैं, तो इसका असर देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे जब कंपनियां खुलेंगी तो जो यहाँ का लोकल लेबर या बिल्कुल स्किल्ड बिल्कुल यूथ है बिल्कुल वो यहाँ पे काम समीर, करेगा। थोड़ा सा वो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो रही एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात कि किस तरह से यहाँ पर नई तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया में जाएगी। हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो खास तौर पर व्यापारी हैं, जो बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। कहीं ना कहीं इस समिट के बाद हम लगातार ये देख रहे हैं कि उनकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ भी तवज्जो दी गई। चाहे हम रोड की बात करें, सड़कों को बेहतर हालत में किया गया, चाहे हम बात करें कि जो सरकारी कामों में जिस तरह से उनका बहुत ज्यादा वक्त जाय होता था, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। और ये बहुत बड़ी बात है सभी, जब भी कोई कंपनी या कोई भी स्मॉल स्टार्टअप भी अगर स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं सरकारी जो काम है उसमें उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि यहां पर इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की खुशाइन तस्वीर भी जो है वो पूरी दुनिया में जाएगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये फॉरेन डेलीगेट्स यहां आ रहे हैं। न सिर्फ फॉरेन डेलीगेट्स बल्कि मीडिया को भी यहां पर इनवाइट किया गया है खास तौर पर। इन तमाम तर चीजों को किस तरह से एक सूत्र में आप जोड़ेंगे? देखिए ना, आपने सही कहा। देखिए होता क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको क्या हो जाता था पहले कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाते थे, उसको तरह तरह की हर्डल्स आ जाती थी। उसकी जो फाइल है वो पहले बहुत टाइम तक क्लियर ही नहीं हो पाती थी। लेकिन सरकार ने जो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत और नई पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जम्मू कश्मीर सरकार ने, उसने सबसे पहले ये किया कि जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ज़्यादा हर्डल से गुजरना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। उसको जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल्स हैं उसको जल्द से जल्द क्लियरेंस मिल जाती है। दूसरा, सड़क हो, यहाँ पे बिजली हो, रॉ मटेरियल की जो मूवमेंट हो, उसको देखिए, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो अगर उसकी मूवमेंट में ही कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है तो फिर जो इन्वेस्टर है वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको अगर बिजली नहीं मिलेगी और वो भी चीप रेट्स पे, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको भी अपने फायदे देखने हैं। तो सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है उसमें उसने बहुत सारी रियायतें दी हैं जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, टूरिज्म से जुड़े हैं और बाकी जितने लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ से जो एक तस्वीर जाएगी वो बेहद खुशाइन तस्वीर होगी। और इसीलिए इस G20 समिट पर लगातार हम अपने दर्शकों के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भट्ट, आपका तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों ब्रेकिंग एट 10 में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है, जहां NIT के 25 स्टूडेंट्स ने एक रेसिंग मॉडल को विकसित किया है। गो कार्ट G01 विकसित किया गया है और कश्मीर का ये पहला रेसिंग मॉडल है। गो कार्टिंग कंपटीशन में भाग लिया था, यानी हिस्सा लिया था, और तमिलनाडु में इस खास कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जहां पर NIT के 25 स्टूडेंट्स ने यहां पर हिस्सा लिया था और अब इस बेहद अहम रेसिंग मॉडल गो कार्ट G01 को डेवलप किया है।
कश्मीर में ये अपनी तरह का पहला रेसिंग मॉडल गो कार्ट है। और क्या कुछ और इसकी तफसीलात हैं, टेक्निकली इसको किस तरह से समझेंगे, इसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी सरोश कफील का। सरोश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेसिंग मॉडल गो कार्ट G01, टेक्निकली ये क्या है? क्योंकि श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए ये एक बड़ी बात है कि NIT के 25 स्टूडेंट्स ने इसको डेवलप किया है। बिल्कुल बिल्कुल ही ना, मैं आपको बता दूं कि NIT जो है, NIT श्रीनगर है, यहाँ पे खाली लोकल स्टूडेंट्स नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हैं। पिछले 5 से 7 साल में NIT जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हाल ही में जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके 25 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। वो कश्मीरी थे, कुछ स्टूडेंट्स साउथ इंडियंस थे, कुछ बिहार से थे, और मिलके इन्होंने एक गो कार्ट रेसिंग मॉडल रेडी किया है। मैं आपको बता दूं अपने नाजरीन के लिए, गो कार्ट जो ये रेसिंग मॉडल होता है, ये एक रेसिंग कार जैसी होती है, और ये इन्होंने यहाँ पे बड़ी बेसिक एमिनिटीज के साथ यहाँ पे बनाया। और हाल ही में जो कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में जो कंपटीशन हुआ था, उसमें ये कार भी चली हुई थी। तो आपको बताऊं, इस वक्त जो NIT श्रीनगर है या एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स में, उसके लिए काफी ज्यादा मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। है ना, हमारे साथ HOD जुड़े हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, HS पाली, डॉक्टर HS पाली, उनसे मजीद बात करेंगे हम। उससे पहले लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आज यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कृषि विभाग, मतलब आपको बता दूं, एग्रीकल्चर और टेक्निकल का एक सम्मेलन होगा, जिसमें काफी ज्यादा लोग इंटरनेशनली भी यहाँ पे आए हैं उस मीटिंग के लिए। और यहाँ पे यही डिस्कस होगा कि एग्रीकल्चर को और टेक्नोलॉजी को कैसे साथ में जोड़ा जाए, ताकि आगे जाके वो और मिरेकल्स क्रिएट कर पाए, और एग्रीकल्चर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए उनकी लाइफ इजी हो जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं आप हमें कि काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इस वक्त NIT में, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा आपकी टीम गरुड़ा जो है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, उन्होंने गो कार्ट का मॉडल भी बनाया है। पहले उसके बारे में बताएं। जी सर, अभी क्या है, अभी हमारे पास NIT श्रीनगर में आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं। मतलब बच्चों को केवल टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज ही नहीं देना, वो टेक्नोलॉजी और स्किल उसके इनकलकेट करना है, उसके अंदर उसे अपने हाथ से काम करने का मौका मिले। तो इसी के दायरे में रखते हुए हमने यहाँ पे एक व्हीकल बनाया, जैसे आपने अभी बताया ही था, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल तक उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे उसने पार्टिसिपेट किया, और साथ के साथ अभी इसी तरह के बहुत नए आयाम जोड़ रहे हैं। अभी हमने ड्रोन के ऊपर भी एक नया इनिशिएटिव लिया है, और उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमें फंड भी किया है, और उस तरह के हमारे स्टूडेंट इसमें ड्रोन कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ आज नए डायरेक्टर भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या विजन लेके आए? और आज आपकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसा कि हमने कहा, एक एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हो रहा है। जी, अभी क्या है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसके तहत अब हमें केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचना है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, हर एक अलग अलग फील्ड एक साथ जोड़ सकते हैं। इस समय टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चरल, एनवायरनमेंट और साइंस सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की कॉन्फ्रेंस है। उस कॉन्फ्रेंस में मेटलर्जी डिपार्टमेंट है, धातु विज्ञान डिपार्टमेंट, उसने कृषि संस्कृति के साथ कोलैबोरेशन किया है, और यहाँ पे देश भर से कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए हैं, नए नए स्कॉलर्स आए हैं, वो अपने शोध पत्र यहाँ पे सबमिट करेंगे, लोगों के लेक्चर सुनने को मिलेंगे। और जो पहला आपने क्वेश्चन पूछा, वो बड़ा नई हमारी आशाओं के साथ है कि हमारे नए डायरेक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, और ही इज द वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उनका बहुत इस अनुभव है इस डायरेक्शन में। पूर्व में वो आंध्रा में सरोश कफील, सरोश, आप इनसे ये जरूर पूछिए कि इस तरह का जो एक्सपोजर है वो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। आप अपने तरीके से ये सवाल उनसे पूछिए। है कि NIT को नई हाइट से हम ले जाएंगे। तो जी सर, हमें ये बताइए डॉक्टर साहब आप कि यहाँ के स्टूडेंट से जब भी हम कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते थे, तो हमारे जहन में एक तस्वुर होता था कि स्टूडेंट्स जो है वो टीवी या ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे हैं या बना रहे हैं। लेकिन एक ओवरऑल अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफी ज्यादा सपोर्ट है इस वक्त यहाँ के स्टूडेंट्स को पुश करने में और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक गो कार्ट मॉडल बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें आपको रिसोर्सेज लगते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप?
सर है क्या, अभी हमारे पास ऐसा है कि एक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है और साथ के साथ कंप्यूटर विजन एआई का आज के का दौर है, तो उसमें तरह तरह के इंजीनियर्स की जरूरत है। और एक प्लेटफॉर्म पे आके हम ऐसा मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि सारे इंजीनियर्स एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम करें एज ए टीम, और हमारे इंस्टीट्यूट के नाम को, हमारे देश के नाम को इंटरनेशनल लेवल पे चमकाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त कश्मीर में एनआईटी जो है बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अक्सर हमने देखा था कि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाते थे, लेकिन आज आपके कैंपस में देखते हैं तो स्टूडेंट्स तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से हैं, यूपी बिहार से हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हमारे पास इंडिया के हर स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट ही नहीं है, हर स्टेट से फैकल्टी भी है। मतलब आप यदि हमारे जो फैकल्टी देखें या स्टूडेंट देखें तो पूरा इंडिया का एक जगह पे आपको श्रीनगर में मौका मिल पाएगा कि पूरे हर कॉर्नर से हैं। उसके पीछे रीजन है कि आज एनआईटी श्रीनगर ऐसे आयाम दे रहा है देश के लिए, ऐसी मौके दे रहा है जिससे कि स्टूडेंट क्या देखता है, वो देखता है कि उसे अपनी स्किल को परफॉर्म करने का कहाँ पे मौका है, कहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, कहाँ पे अच्छी फैकल्टी है। तो इस तरह का जो हमारे पुराने डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया यहाँ पे कि अभी हमारी एनआईआरएफ रैंकिंग जिसके बेसिस पे हम किसी भी इंस्टीट्यूट के लेवल को डिसाइड करते हैं, तो वो 66 रैंक है। दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ऐसा एक संस्थान हमारे बीच में है। तो देखा आपने है ना, जैसे कि अभी डॉक्टर पाली ने हमसे बात की। मैं आपको बताऊं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ बाकी काफी सारे ऐसे इस वक्त फील्ड्स हैं जो एनआईटी जिन पे फोकस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले आप, जो आजकल मार्केट में काफी ज्यादा इन है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं, और उसके मजीद कई सारी ऐसी डिग्रियां या कई सारे ऐसे टेक्निकल कोर्सेज है जिनके लिए स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता था। जैसा कि अभी आपने सुना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सरोज कफील, और ये बेहद खुशाइंद एक तस्वीर है। और आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे, दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अहम खबर जो है वो है हिमाचल प्रदेश से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एक बयान पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भड़क गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा था कि सुक्खू सरकार दिल्ली से चल रही है, हर फैसले के लिए सीएम बार बार दिल्ली आ रहे हैं। और इसी पर विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि देश की सरकार दिल्ली से चलती है, देश की सरकार दिल्ली से नहीं तो क्या नागपुर से चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मांगों को पीएम और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखा जा रहा है। कांग्रेस अच्छी राजनीति कर रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जयराम जी कहाँ से चलते थे? जयराम जी भी दिल्ली से ही चलते थे, और ये बात सत्य है कि केंद्र से सहयोग चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, हम तो केंद्र के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं। भाजपा के जो सरकार में नेता हैं, प्रधानमंत्री जी है और उनके जो केंद्रीय मंत्री है, सबसे हमारे सभी मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, हमारे सभी सहयोगी मंत्री भी मिल रहे हैं, और अपने अपनी मांगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अब अगर दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी तो क्या नागपुर से चलेगी? क्या नागपुर के लोगों को हम यहाँ पे दिल्ली हिमाचल लेकर आएँ, उनसे काम करवाएं? ये तो दिल्ली देश की राजधानी है, अब वहीं से सारा पूरा देश वहाँ से चलता है। तो हिमाचल जो एक प्रांत है वो भी देश का हिस्सा है, वहाँ की फंडिंग भी दिल्ली से ही होनी है। इसलिए स्वाभाविक है कि समय समय पर दिल्ली जाकर जो है वो केंद्र नेताओं से, नेतृत्व से मिलना पड़ता है, उनकी मार्गदर्शन प्राप्त करना पड़ता है, वहाँ से सहयोग हमको चाहिए, तभी हिमाचल प्रदेश आगे चल सकता है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का आरोप जो है वो अपोजिशन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। जब भी सीएम का दिल्ली दौरा होता है, इसी तरह का बयान जो है वो लगातार सामने आता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं खास तौर पर यहाँ पर कि ये आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो जारी रहेगा, लेकिन इस बीच में ये भी देखना अहम रहेगा कि दिल्ली से मिलकर काम तो रियासत के किए जा रहे हैं, यहां पर तरक्की की जो बात की जा रही है उसी के लिए ये दौरे किए जाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति कितनी गरमाई हुई है, इसका जरा सा आकलन आपसे चाहेंगे। जी हाँ, देखिए ये बात नहीं है कि पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर जब दिल्ली जाते थे
कई बार उनके दौरे जो है काफी ज्यादा होते थे, कई बार अचानक जो है जयराम ठाकुर दिल्ली निकल जाते थे। तो इसी तरह की बातें उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से कही जाती थी। खैर, ये तो सियासी वार पलटवार का सिलसिला है, ये जो है लगातार जारी है। पिछले कल हमने देखा कि पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री जो उद्योग मंत्री रहे हैं विक्रम ठाकुर, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए कि बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। और उसके बाद जयराम ठाकुर जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में उन्होंने ये कहा कि कोई फैसला जो है सुखू सरकार अपने उस पर नहीं ले रही है, बार बार जो है दिल्ली आना पड़ता है। संदर्भ ये दिया गया कि जो मेयर डिप्टी मेयर का फैसला होना है उसको लेकर भी चर्चा जो है दिल्ली में पार्टी आला कमान से की गई। तो इसी को लेकर जो बार बार ये सवाल थे, तो इसी पर जो कैबिनेट मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने न केवल तंज कसा और बल्कि ये भी कहा कि हिमाचल जैसा छोटा राज्य है, जैसे कि सभी जानते हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पहाड़ी राज्य होने के चलते और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जिस तरह की है, आय के संसाधन कम है, तो ज्यादातर जो है निर्भर केंद्र पर रहना पड़ता है और केंद्र से बार बार जो है बातचीत करनी पड़ती है। बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं, उनके कार्यों में तेजी लाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमने देखा कि कई मंत्री जो है दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, बार बार वो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं और यही बात विक्रमादित्य सिंह ने भी कही कि निर्भर जो है हिमाचल को केंद्र पर रहना पड़ता है, इसीलिए ये मुलाकातें ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मौका जो है विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है सरकार पर वार करने का। और यहाँ पर जो दलील राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है, चाहे वो विभिन्न मांगे हो हिमाचल से संबंधित, उनको केंद्र के समक्ष उठाना हो, तो यहाँ पर अपनी दलील जो है दी जा रही है। और बार बार यही और ये भी राजनीतिक परिदृश्य को यहाँ पर देखें तो हिमाचल सरकार की मुश्किलें थोड़ी ज्यादा यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समन्वय बनाना होता है, लगातार जो है बातचीत करनी होती है। तो कई बार यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को हमने ये कहते हुए सुना कि भाजपा को भी सहयोग देना चाहिए। हिमाचल के विकास के लिए जो काम है हिमाचल में चल रहे हैं, चाहे वो फंडिंग की बात है, उसके लिए केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यहां से वो बातचीत की जा सकती है, एक सहयोग की अपेक्षा यहां से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी है, आगे 2024 का चुनाव है। अभी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है, भाजपा की बुरी हार हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अभी ये तल्ख जो टीका टिप्पणी का दौर है वो अभी और चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को सियासत भी कहते हैं और इस पर भी लगातार हम अपने दर्शकों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रणवीर सिंह आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।